उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो शाम के 7 बज चुके हैं और रोज शाम को 7 बजे हम लोग आपकी आगामी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश में यूपी टेट और सुपर टेट इन दोनों परीक्षाओं के लिए गणित के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। गणित के प्रश्नों को इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है जिससे आप सभी लोगों का जो गणित का डर है वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाए। तो यदि आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम 20 में से 20 नंबर लाने का आप टारगेट बनाइए। 17, 18, 19 नंबर भी आते हैं तो भी अच्छी बात रहेगी। और अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो 30 में से 30 नंबर लाने का आपका टारगेट होना चाहिए, क्योंकि गणित एक ऐसा विषय होता है जो आपको मेरिट में सिलेक्शन दिलाता है। सुपर टेट की परीक्षा तो लगभग बहुत सारे स्टूडेंट पास कर ही लेंगे, लेकिन सुपर टेट का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद भी मेरिट बनती है और मेरिट आपका नाम तभी आएगा जब आपके गणित में अच्छे नंबर होंगे। ये हमारे मुख्य उद्देश्य हैं, इसको आप सभी लोग जानते ही हैं। और अपने टारगेट को मत भूलिएगा भैया, सरकारी अध्यापक बनना ही हमारा एकमात्र टारगेट है। अभी आपको बहुत सारे मौके मिलने वाले हैं। एडेड विद्यालय जो जूनियर हाई स्कूल की भर्ती होती है, प्राइमरी शिक्षक भर्ती होती थी, उसमें प्रबंध समिति अपने मनमर्जी से शिक्षकों का चयन कर लेती थी, लेकिन अब उस नियम को भी बंद कर दिया गया है। वहां पर भी सुपर टेट के माध्यम से ही टीचर रखे जाएंगे, यानी कि आपके लिए अवसर बहुत ज्यादा है। अभी आपके पास समय है, जितना भी आपकी कमजोरियां हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, सारे क्लियर कर लीजिए और सारा विषय स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। कम से कम 110 नंबर से ज्यादा लाने का टारगेट बनाइएगा। 110 तो मिनिमम है, इसके ऊपर ही आपको नंबर लाना है। 115, 120 नंबर आपको लेके आना है। 110 नंबर के नीचे तो आपका सुपर टेट में होना ही नहीं चाहिए, ठीक ना भैया। और यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए यह वीडियो लेक्चर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। हाँ, यहाँ पर हम लोग औसत नाम का चैप्टर पढ़ रहे थे और बहुत सारे भाई बंधु लगातार ये शिकायत करते थे कि हम लोग जो है बहुत आसान से प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। इसलिए अब हम आपके लिए जो रेलवे के प्रश्न होते हैं, यूपी SSC या पुलिस भर्ती के प्रश्न होते हैं, उसको लेकर आए हैं। यानी इन परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, ये सारी चीजें भी आप लोग जान लीजिए। ये औसत का दूसरा चैप्टर है, दूसरा लेक्चर है। अगर आप लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनाई गई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, जाके प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। बहुत सारे हमारे भाई बंधु इस प्रश्न को सॉल्व कर चुके होंगे। देखो, 40 प्राकृतिक संख्याओं का मध्य निकालना है। यहाँ मध्य लिखा है, मध्य का मतलब मध्य या माध्य, तो उसका मतलब औसत ही होता है, ठीक है। तो शुरुआत की जो 40 प्राकृतिक संख्या है कौन सी होती हैं? 1, 2, 3 ये आपकी संख्याएं होती है। कहाँ तक? 40 तक। तो 40 तक जितनी भी संख्याएं हैं इनको जोड़कर फिर 40 संख्या है 40 का भाग कर देंगे। इनको क्या करिएगा, सबको जोड़ के, सबको 40 तक संख्याएं लिख के जोड़ के किसका भाग? 40 संख्या है 40 का भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन ये बच्चों वाला मेथड है, ये हमें मेथड नहीं लगाना है। अगर आपको इस प्रकार का प्रश्न मिले जिसमें आपको पहली संख्या पता हो, एक सीरीज बन रही हो और उस सीरीज में एक क्रम बन रहा हो, क्रम से संख्याएं दी गई हो, उसमें आपको पहली संख्या पता हो और आखिरी संख्या पता है। देखिए यहाँ पर क्रम बन रहा है क्योंकि ये प्राकृतिक संख्याएं सब में एक एक का अंतर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आपकी संख्या सब में एक एक का अंतर है, एक एक बढ़ते हुए क्रम में है। तो अगर आपको क्रम से संख्याएं दी गई हो जिसमें आपको पहला संख्या पता हो और दूसरी और सबसे आखिरी वाली संख्या पता हो, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर, ठीक है, और प्लस लास्ट। फर्स्ट नंबर और प्लस लास्ट नंबर दोनों को जोड़ के 2 का भाग कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये वाला फार्मूला आपको यहाँ पर लगाना है। ये साधारण तरीके से प्रश्न को सॉल्व नहीं करना है। तो पहली संख्या कितनी है? 1 है। आखिरी वाली संख्या कितनी है? 40 है, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे, 2 का भाग करेंगे। देखिए, जोड़ के फिर 2 का भाग करो, इससे अच्छा क्या है, पहले ही 2 का भाग कर दो। तो 40 को 2 से कैंसिल करेंगे 20 होगा और 1 को 2 से कैंसिल करेंगे 0.5 होगा। तो 20.5 आपका आंसर रहेगा। कहां पर है? विकल्प बी। विकल्प बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज करिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, 8वां प्रश्न आपके सामने है, इसको देखिए और फटाफट सॉल्व करिए। इस प्रकार का जो प्रश्न आता है, जैसे इसमें लिखा है 9 के प्रथम 30 गुणांकों का औसत क्या है, तो उसका एक फॉर्मूला भी होता है। लेकिन अभी आपको बताया, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, एक प्रश्न का अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखा है तो उसका जो मेथड है वो दूसरे में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि इसके कहने का मतलब है 9 के प्रथम 30 गुणांकों का औसत निकालना है, यानी पहले 9 का गुणा 30 बार आपको करना है, यानी 9 एकम 9,
फिर 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, ऐसे करते हुए 9 दहम 90 भी बीच में आएगा, 9 दहम 90 बीच में आएगा। फिर 9 का पहाड़ा 11 बार पढ़ना है, 12 बार पढ़ना है, और अंत में 9 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है, 30 बार पढ़ना है। तो 9 का पहाड़ा जब 30 बार पढ़ेंगे तो 9 त्रिक 27 यानी आखिरी संख्या कितनी होगी, 270 होगी। तो ये 9 का पहाड़ा पढ़ना है, आपको 30 बार पढ़ना है। अब इसका औसत निकालना है। देखिए पहली संख्या आपको पता चल गई, आखिरी संख्या आपको पता चल गई ना, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, लिखना तो है नहीं, इसमें मौखिक ही इतना कर सकते हैं। तो जब पहली संख्या पता है, आखिरी संख्या पता है, तो क्यों ना हम जो अभी पिछले मेथड हमने लगाया वही लगा दें। तो यानी कि फर्स्ट वाला फर्स्ट नंबर और प्लस के लास्ट नंबर, सॉरी ये लास्ट लिखना था यहाँ पर, फर्स्ट नंबर प्लस के लास्ट नंबर, ठीक है, इसको हटाते हैं, डिवाइड बाई 2। यही फार्मूला अगर हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं तो फर्स्ट कितना है 9 और लास्ट कितना है 270, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, चलो इसमें कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 279, और यहाँ पर 2 से भाग करना है। कहाँ लिखे आंसर, यहाँ लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो 2 एकम 2, 2 तियाई 6, और 2 9 18, और 2 पंचे 10, 139.5। कहाँ पर है 139.5, आपका आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब पहला जो हमने मेथड सीखा था अभी पिछले प्रश्न में, इस वाले प्रश्न में, उसी मेथड को यहाँ पर भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रश्न बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन वही वाला मेथड यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। तो इस प्रकार अगर आप कोई कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो उस कॉन्सेप्ट को जहाँ जरूरत पड़े वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका फार्मूला भी बता देते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है भैया, फार्मूला भी आप लोग जान लीजिए। हाँ, इसका फार्मूला होता है x और क्या होता है n+1 डिवाइड बाई 2, ये फार्मूला होता है। अगर फार्मूला रटना है तो फार्मूला भी आप रट लीजिएगा। x क्या होता है, जिसका हम पहाड़ा पढ़ते हैं, जिसका पहाड़ा पढ़ रहे हैं, यानी x की वैल्यू यहाँ पर 9 है। n क्या होता है, जितनी बार पहाड़ा पढ़ते हैं, यहाँ पर 9 का पहाड़ा हमने कितनी बार पढ़ा है, 9 का कितनी बार गुणा किया है, 30 बार। तो n की वैल्यू यहाँ पर 30 हो जाएगी। तो यहाँ x की और n की वैल्यू रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। x और n क्या होता है जानते रहिएगा। x वही चीज संख्या होती है जिसका हम गुणा करते हैं, जिसका पहाड़ा पढ़ते हैं, 9 का पहाड़ा पढ़ रहे थे। n वही संख्या होती है जितनी बार हम गुणा करते हैं, यानी कि 30। ठीक है, तो ये फार्मूला लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। नहीं तो ये वाला मेथड तो सबसे बढ़िया मेथड है। आपको क्या करिए, 9 का 30 में गुणा कर दीजिए, तो 9 से 27 आखिरी नंबर मिल गया, और पहला नंबर आपको पता ही है 9, और जोड़ के 2 का भाग कर दो। कितना आसान सा तरीका है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। हाँ देखिए, यहाँ पर भैया आप लोगों के लिए एक सूचना है कि यदि आप सुपर टेट की तैयारी करें, अभी यूपी टेट का प्रैक्टिस सेट उपलब्ध नहीं है, यूपी टेट का भी प्रैक्टिस सेट जल्दी ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो सुपर टेट में टोटल 150 प्रश्न आते हैं। टोटल 150 प्रश्नों का आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए, और कितने 250 से भी अधिक प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो मात्र 100 रुपये में ये सारे प्रैक्टिस सेट आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर एक मोबाइल नंबर दिया गया है 9616395014। इस मोबाइल नंबर पर आप व्हाट्सएप करिएगा, सारी सूचनाएं आपको प्राप्त हो जाएंगी, और आपको टेलीग्राम के जो प्राइवेट ग्रुप है वहाँ से ऐड कर लिया जाएगा। वहीं पर सारे प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं। अब तक लगभग 150 या 160 से ज़्यादा ही प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। तो धीरे धीरे जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक बहुत सारे प्रैक्टिस सेट के, तो 250 यहाँ पर लिखा है। मुझे उम्मीद है कि ये आंकड़ा लगभग 350 के प्लस पहुंच जाएगा, 350 से ज़्यादा ही पहुंच जाएगा। ठीक है, तो जब तक पेपर होगा तब तक तो 350-400 प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इतने प्रैक्टिस सेट आप लगा लेते ना, तो यकीन मानिए सुपर टेट का एग्जाम क्वालिफाई करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न आपके सामने है, बच्चों वाला प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न आप लोगों ने पढ़ लिया है। देखिए, उसका प्रति सप्ताह औसत कितना होना चाहिए, प्रति सप्ताह औसत 4 होना चाहिए। 4 किलोमीटर वो प्रति सप्ताह औसतन चलना चाहिए। तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। उसका औसत कितना है, 4 किलोमीटर है। तो यानी 7 दिन में कितना चलेगा, 7 चौक 28 किलोमीटर। तो 28 किलोमीटर चलने का उसने टारगेट बनाया है। ठीक है, 5 दिन में उसने कितना चला, 3 किलोमीटर, और 4 3 7, और 7 3 10, ये 0.5 अभी बाद में जोड़ेंगे। 10 और 5 15, और 15 4 होता है कितना, 19। अब 0.5 मिलके हो गया 20। तो 5 दिन में कितना चला, वो 20 किलोमीटर चला। बच्चों वाला प्रश्न है। तो 5 दिन में 20 किलोमीटर चला, तो बाकी के बचे 2 दिन में कितना चलेगा, 28 किलोमीटर चलना है। 20 किलोमीटर चल चुका है, यानी 8 किलोमीटर चलेगा। कितने आसान से प्रश्न आते हैं। ऐसे बच्चों वाले प्रश्न कभी कभी पेपर में आ जाते हैं। ठीक, आगे बढ़े, 10वां प्रश्न।
एक व्यक्ति का खर्च फरवरी तथा मार्च के प्रत्येक महीने में 5,000 रुपया बढ़ जाता है। ठीक है, फरवरी में 5,000 बढ़ेगा, मार्च में भी 5,000 बढ़ जाएगा। जनवरी में उसके पास कितना था? जनवरी में उसके पास 5,000 रुपया था। ठीक है, तब जनवरी से लेके मार्च तक उसका औसत खर्च क्या होगा? देखो फिर वही बच्चों वाला प्रश्न, कक्षा 5 के बच्चे ये प्रश्न लगा सकते हैं। जनवरी में 5,000 था, फरवरी में कितना होगा? 5,000 बढ़ जाएगा। तो जब 5,000 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा भैया? 10,000 हो जाएगा। मार्च में कितना हो जाएगा? 5,000 और बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा भैया? 15,000 हो जाएगा। इनका औसत निकालना है, टोटल 3 महीने हैं, 3 महीने का औसत निकालने के लिए 3 का भाग कर दीजिए। तो 10 5 15, 15 15 30, और 30,000 को अगर हम लोग 3 से भाग देंगे तो कितना रहेगा? 10,000। बच्चों वाला यहाँ पर प्रश्न है, 10,000 आपका आंसर रहेगा। कहाँ पर है? 10,000। पहला वाला विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। कुछ करना नहीं है, चलो आगे बढ़ो। हाँ, ये प्रश्न है कुछ दिमाग लगाने वाला, समझने वाला। देखो इसमें गुणा भाग नहीं करेंगे। जो आपका यहाँ पर देखिए वास्तविक माध्य लिखा है। माध्य का मतलब औसत ही होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। माध्य मतलब औसत ही, एक प्रकार से औसत ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ो। 25 मदों का माध्य 40 है, यानी 25 कोई मद है, 25 लोग हैं ऐसा समझ लो, उनके माध्य कितना है? 40 है। तो ये माध्य हम लोग औसत इस प्रकार से ऊपर तीर का निशान लगा के लिख देते हैं। एक मद 50 के स्थान पर 25 लिखा गया था, तो वास्तविक माध्य क्या होगा? ध्यान से देखिए, अब हमारी बात को समझिए। आपका जो आप एवरेज पढ़ रहे हैं, औसत पढ़ रहे हैं, उसका कुछ व्यवहारिक तरीका भी होता है, उस तरीके को आप समझिए। सिर्फ गणित में गुणा भाग करने वाला कॉन्सेप्ट मत लगाइए, थोड़ा सा समझिए। यहाँ पर हम रुपए को उदाहरण के रूप में लेके चलते हैं, क्योंकि रुपए की चीजें हमें ज्यादा समझ में आती हैं। मान लेते हैं 25 लोग हैं, इनका औसत कितना है? 40 है। 25 लोग हैं, इनका औसत 40 है, यानी कि इसका मतलब ये क्या होता है कि यहाँ पर 25 लोग हैं, अगर हम इस 40 को रुपया मान ले तो सबके पास 40-40 रुपया होगा। कल ही बताया था। तो कि औसत का मतलब एक प्रकार से, मतलब व्यवहारिक जीवन में एक प्रकार से मतलब बराबर भी होता है। तो अगर 25 लोग हैं, सबका औसत 40 है, और रुपए की अगर बात हो रही है, तो इसका मतलब 25 लोगों के पास 40-40 रुपया है। किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है, लेकिन हम जब औसत निकालेंगे इसका मतलब सबके पास बराबर रुपया है। कितना रुपया है? 40 रुपया है। अब उनमें से सबके पास 40 रुपया है, जैसे उदाहरण के लिए फिर समझ लो, पिछले लेक्चर में समझाया था बहुत अच्छी तरीके से। मान लेते हैं कोई आदमी उसके पास 10 रुपया है, दूसरा आदमी उसके पास 20 रुपया है, तीसरा आदमी उसके पास 30 रुपया है। तो वास्तव में तो सबके पास अलग अलग रुपया है, लेकिन गणित की दृष्टि से अगर इसका औसत निकालेंगे तो तीनों जोड़ के 3 का भाग कर दो। ये तो गणित का तरीका हो गया। लेकिन व्यवहारिक तरीके में औसत का मतलब होता है कि भैया 30 रुपया जिसके पास है वो अपना 10 रुपया निकाल के इसे दे दे, तो इसे दे देगा, इसके पास 20 रुपया हो जाएगा। इसके पास 20 रुपया पहले से ही है, इसके पास 10 रुपया कम हो गया, यानी इसके पास 20 रुपया हो गया, तो सबके पास बराबर रुपया हो गया। तो यही हमारा औसत होता है। तो यहाँ पर 25 लोगों का औसत 40 दिया गया है, यानी कि 25 लोगों में सबके पास 40-40 रुपया है। किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है, लेकिन जब लेन देन करेंगे तो सबके पास बराबर होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। छोटी सी बात थी, समझाने में थोड़ा समय लगा है, आंसर फटाफट आएगा। देखिए, परंतु एक मद 50 के स्थान पर 25 लिख दिया था। हमें लिखना कितना था? लिखना था 50। लिख कितना दिया? लिख दिया है 25, यानी कितना हमें क्या है? एक मद 50 के स्थान पर 25 लिख दिया है, यानी लिखा कितना है? 25 लिखा है। लिखना कितना था? 50। ये हमें लिखना था, ये हमारा सही वाला है, ये हमें लिखना था, ये हमारा गलत वाला है, ये हमने लिख दिया है। तो यानी कि हमें कितना हमने कम लिखा है? ध्यान दीजिएगा, 25 लिख दिया है, लिखना कितना था? 50। तो कितना कम लिखा है हमने? 25 कम लिखा है। तो यानी कि 25 इस ग्रुप का औसत बढ़ जाएगा, लेकिन 25 पूरा नहीं बढ़ेगा, 25 सबके बीच में बटेगा। तो यहाँ पर कितने लोग हैं? 25 लोग हैं। तो 25 औसत बढ़ेगा, लेकिन सब में बट के बढ़ेगा। तो सब में बटेगा तो कितने लोग हैं? 25 लोग हैं। तो 25 का 25 में भाग करेंगे तो यानी कि कितना आएगा? 1। यानी कि हमारा औसत बढ़ेगा तो 1 बढ़ेगा, और 40 से जब 1 हमारा औसत बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। बात समझ में आया? समझाने में थोड़ा समय लगा है, लेकिन ये मौखिक प्रश्न है। ये अगर पेपर में आ जाए तो आपको मौखिक करना है, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ना है। यहाँ पर ऐसे समझिए कि 25 लोगों के पास 40-40 रुपया है। ठीक है,
अगली कंडीशन में 50 उसे लिखना था, लेकिन उसने गलती से लिख दिया कितना, 25 लिख दिया है, यानी कि 25 हमारा औसत बढ़ जाएगा, लेकिन 25 डायरेक्ट नहीं बढ़ेगा, 25 जो है टोटल जो 25 लोग हैं सब में बटेगा। जब बटेगा तो सबको कितना मिलेगा, 1-1 रुपया मिलेगा, तो सबका 1-1 रुपया बढ़ेगा, सबका 1-1 रुपया बढ़ेगा, यानी 40 रुपया सब पहले था, 1 रुपया बढ़ गया तो कितना हो गया, 41 रुपया हो गया। उम्मीद है ये वाला तरीका जो है ये आपको समझ में आ गया होगा। ये तरीका बहुत ही आसान है, ठीक है, नहीं तो गुणा भाग बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। इसमें आप बिना पेन उठाए इस प्रश्न को मौखिक ही सॉल्व कर सकते हैं। 12 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। 12 नंबर के प्रश्न में पहले जो कक्षा 7 में और कक्षा 8 में पढ़ाया जाता है, बिल्कुल बेसिक तरीका, वो आपको बता देते हैं। यहाँ पर 45 परिणाम है, उनका औसत 23 है, गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। पहले 22 परिणाम है, पहले 22 वाले परिणाम का औसत 18 है, इसका गुणा कर लीजिएगा। अंतिम 22 वाले परिणाम का औसत 21 है, इसका गुणा कर लीजिएगा। इन दोनों को जोड़ के देखिए 22 कितना होता है, 44, और ये यहाँ पर कितना है, 45, तो इन दोनों को जोड़ लीजिएगा। और यहाँ पर जो आएगा ये 45, ये वाला 45 का है और ये वाला 44 का है, तो बड़े में से छोटा घटा दीजिएगा, तो 23वें नंबर पे जो था उसका वैल्यू निकल आएगी। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीका है, गुणा करके आप कर लीजिएगा। लेकिन अब आपको अपना जो है कॉन्सेप्ट वाला मेथड समझाते हैं, इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है। मान लेते हैं ये पहला गुल्लक है जिसमें 45 लोगों ने रुपया डाला है और सबके पास कितना है, 23 रुपया है। तो सबके हिस्से में 23 रुपया आ रहा है, किसी ने कम डाला है, किसी ने ज़्यादा डाला है, लेकिन जब हम उसे बराबर करेंगे तो सबके हिस्से में 23 रुपया आएगा। अब इस गुल्लक में से 22 लोग निकल जाते हैं और कितना रुपया लेके जाते हैं, 18 रुपया लेके जाते हैं। आखिरी के 22 लोग भी निकल जाते हैं और कितना रुपया लेके जाते हैं, क्या कितना दिया है, औसत 21 रुपया लेके जाते हैं। अब बात को ध्यान से समझिएगा। देखिए ये हमारा पहला गुल्लक, ध्यान से समझिएगा जो समझाने वाले हैं। ये है गुल्लक जिसमें 45 लोगों ने रुपया डाला है। रुपए की बातें ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आती है, इसलिए यहाँ पर बार बार हम रुपए शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर औसत करेंगे या 23 बार बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। रुपए की चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती है। जो अनपढ़ होते हैं ना, वो भी रुपए का कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं। दुकान पे जाते हैं, जोड़ घटा के बहुत बढ़िया तरीके से कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो रुपए वाली चीज़ सबको समझ में आ जाती है। तो यहाँ पर समझिए 45 लोग हैं, उन्होंने एक गुल्लक बनाया, उस गुल्लक में सबने 23 रुपया डाला। अब इसमें से जब 22 लोग चले गए, ये देखिए 22 लोग निकल के चले गए ना, तो जब 22 लोग निकल के चले गए तो 22 लोग निकल के चले गए, तो सबके पास 23 रुपया था। जो निकल के गए हैं उनमें सबके पास यहाँ पर देखिए 23 रुपया था, लेकिन रुपया कितना ले गए, रुपया 18 ले गए, यानी कितना रुपया छोड़ गए, 5 रुपया छोड़ गए। तो 5 रुपया कहाँ छोड़ गए, इसी गुल्लक में छोड़ गए हैं। 5 रुपया कहाँ छोड़ गए, इसी गुल्लक में छोड़ गए। लेकिन एक आदमी 5 रुपया छोड़ के गया है, तो 22 आदमी कितना रुपया छोड़ के जाएंगे, 110 रुपया छोड़ के जाएंगे। ये बात समझ में आया। तो ये रुपया कहाँ रहेगा, इसी गुल्लक में रहेगा। देखिए भाई 45 लोग थे, सबके पास 23 रुपया था, तो जब जाना चाहिए था तो सबको अपने अपने हिस्से का 23 रुपया लेके चले जाते, कोई बवाल ना होता। लेकिन जब जाने लगे तो वो लोग थोड़ा दानवीर करण थे, तो थोड़ा सा रुपया कम लेके गए, यानी 18 रुपया लेके गए, यानी एक आदमी ने 5 रुपया इसी गुल्लक में छोड़ दिया है। और ऐसे 22 लोगों ने किया, तो इस गुल्लक के पास अभी कितना है, इस गुल्लक के पास अभी 110 रुपया है। ठीक है, आगे बढ़े। अब दूसरी कंडीशन में फिर 22 लोग निकल गए, दूसरी कंडीशन में फिर 22 लोग निकल गए, और अब की सब लोग 21 रुपया लेके चले गए। अरे भैया जब सबके पास 23 रुपया था, 23 रुपया ले जाते तो कोई बवाल ना होता, लेकिन तुम्हें 21 रुपया ले गए, यानी कि 2 रुपया कम ले गए। तो जब 2 रुपया कम ले गए तो यानी कि कितना हमारा बचा, 44 रुपया। तो जब 44 रुपया बचा, तो 44 रुपया कहाँ बचा, इसी गुल्लक के पास बचा है। तो यानी कि 44 रुपया भी इसी गुल्लक के पास बचा है। दो ग्रुप के लोग निकल गए, दोनों कम रुपया लेके गए। जब कम रुपया लेके जाएंगे तो जो बचेगा उसी पहले वाले गुल्लक में ही बचेगा। तो पहले वाले गुल्लक में अभी कितना रुपया बचा है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 154 रुपया बचा है। 22 44 लोग निकल गए, यानी जो 23वां मेंबर था वो अभी भी यहीं पर बैठा हुआ है। जो 23वां मेंबर था वो अभी भी इसी ग्रुप में बैठा हुआ है। इस 23वें मेंबर के पास अभी कितना है, 23 रुपया है। अभी कितना है, 23 रुपया है।
अभी कितना भैया 23 रुपया है। और इस गुल्लक में 154 रुपया और पड़ा हुआ है। तो इस 23वें आदमी के पास कुल कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 4 3 7 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ पर 177 रुपया हो जाएगा। यानी कि विकल्प सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा। बहुत देहाती तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया है, आराम से। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ जाएगा तो इस प्रकार के प्रश्न आप बहुत ही स्पीड में सॉल्व कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो पहला वाला गुल्लक है उसमें कितना रुपया बचा है, कितना रुपया जा रहा है, इन सारी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये नहीं समझ में आ रहा है तो बेसिक मेथड से भी आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग बस इतने ही प्रश्न रखते हैं। इसके आगे के प्रश्नों को अगले वीडियो लेक्चर में सॉल्व किया जाएगा। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और अगर सब कुछ लेक्चर अच्छा लग रहा है तो अपने मित्रों में, दोस्तों में, जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप हैं, उसमें भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धीरे धीरे हम लोग भी आगे बढ़ेंगे और आप लोगों को इसी प्रकार से फ्री में वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।